भारत सरकार के द्वारा आयोजित इस छठे रोजगार मेले के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित शिमला के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, हम सब के बीच में उपस्थित श्री अंबिकानंद झा जी, श्री आलोक जी, श्री प्रदीप जी और उपस्थित सभी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एवं बैंकों के सभी माननीय अधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारी और जिनके लिए हम सब के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, देश के कोने कोने से आए हुए और मेरे अपने हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी मेरे प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं आज जिन मेरे युवा साथियों को नियुक्ति पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा सौंपे जाएंगे, आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, बहुत सारे युवाओं का ये सपना होता है कि देश की सेवा सरकारी नौकरी में आके करें, और उनमें से कुछ आप भी हैं जो देश की सेवा नौकरी और वो भी सरकारी नौकरी के माध्यम से करना चाहते हैं। और आज आपका सपना पूरा हो रहा है, साकार हो रहा है, और यहीं से आपके लिए नए द्वार खुल रहे हैं कि आप देश के गरीब के, जरूरतमंद के काम आ सकें और राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका एक सरकारी कर्मचारी के रूप में निभा सकें। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और नई जिम्मेदारी का एहसास आपको हो गया होगा कि इसके बाद ट्रेनिंग भी होगी, आगे भी बढ़ेंगे, और जब उस कुर्सी पर जाकर बैठेंगे जहां से आपको अपनी इस यात्रा की शुरुआत करनी है, उससे पहले जरूर कुछ सोच कर जाइए कि क्या नौकरी लेने तक का ही सफर था, कि सही मायने में असली यात्रा अब शुरू होगी कि जब मेरी कलम चलेगी तो किसी गरीब जरूरतमंद के काम भी आएगी और मैं कोई नीति बनाऊंगा या कुछ भी कार्य करूंगा वो मेरे देश को आगे बढ़ाने का कदम होगा। जब इस जिम्मेदारी का एहसास होगा तो आपके निर्णयों में कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। और केवल नौकरी मिलना ही हम सबके लिए सब कुछ नहीं है, लेकिन एक सपना था सरकारी नौकरी मिले, तो क्या पहली बार नहीं। ऐसे 5 पहले रोजगार मेले हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 10 लाख युवाओं को नौकरियां इसी वर्ष देंगे, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पहला रोजगार मेला जब 22 अक्टूबर 2022 को लगा तो उसमें 75,000 युवाओं को रोजगार मिला, नियुक्ति पत्र मिले। दूसरे मेले में 22 नवंबर 2022 को 71,000 को नियुक्ति पत्र दिए गए। तीसरा 20 जनवरी 2023 को 71,000 नियुक्ति पत्र, और चौथा 13 अप्रैल 2023 को 71,000 नियुक्ति पत्र, पांचवा 16 मई 2023 को 70,000 नियुक्ति पत्र, और आज एक बार फिर लगभग 71,000 से ज्यादा लोगों को फिर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। आप सभी युवाओं को जो देश के कोने कोने से जुड़े हैं, सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे सामने 181 युवा ऐसे बैठे हैं जिनमें से 90 से ज्यादा हिमाचल प्रदेश से, बाकी कुछ अन्य क्षेत्रों से आए हैं। मित्रों, आपने अनुभव किया होगा, हमने भर्ती प्रक्रिया में तेजी भी लाए हैं, पारदर्शिता भी लाए हैं और निष्पक्ष हमने इसमें चयन किया है। और हमारी प्राथमिकता ये रही, क्लास 3, क्लास 4 के लिए तो जो इंटरव्यू वाला सिस्टम था, मोदी सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया, और ये जो भाई भतीजावाद या सिफारिश वाला सिस्टम था उसको खत्म करके पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई है। आखिरकार चयन बोर्ड में कितना समय लगता था? 15 से 18 महीने कम से कम समय लगता था।
हमने इस प्रक्रिया को भी कम करके 6 महीने तक ले आए हैं और ये 18 महीने का समय अब नहीं लगता, इसको भी खत्म कर दिया। और भर्ती बोर्ड को हमने सशक्त भी बनाया है, पारदर्शी भी बनाया है और चयन प्रक्रिया को सरल और टेक एनेबल्ड भी बनाया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग इस सरकार में लगातार हुआ, लेकिन साथ ही साथ युवाओं पर विश्वास भी उतना किया है कि आपको किसी नोटरी के पास या किसी और के पास अपनी अटेस्टेशन के लिए नहीं जाना है, सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेशन भी इस सरकार ने मंजूरी दी। वो भी एक बहुत बड़ा कदम था। हमने अपने युवाओं के ऊपर विश्वास किया, देशवासियों के ऊपर विश्वास किया, तो उसके कारण सरलता भी आई और जीवन भी सुगम हुआ है। मित्रों, यही नहीं, नौकरियों की बंदरबाट जो पहले होती थी अब उसको मेरिट बेस्ड सिस्टम पे किया है और आज जब ये देश भर में नौकरियां दी जा रही हैं, अधिकतर लोगों को बैंकों में नौकरियां मिलने वाली हैं। और मैं 2 साल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस भी रहा। मुझे याद है जब पूर्व की सरकार जिस स्थिति में वो देश के बैंकों को छोड़कर गई थी, इन सब बैंक के अधिकारियों को काम करना कोई बहुत आसान नहीं था। उस समय फोन पे ही लोन दे दिए जाते थे और जो उस समय के दिए आजकल विदेश में भागे, उनको लाने के लिए हमारी सरकार दिन रात एक करती है। लेकिन जो गरीब और जरूरतमंद था उसका बैंक खाता तक नहीं खुलता था, उसको 2 लोगों को लेके जाना पड़ता था। एक निर्णय लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने कहा, गरीब को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेंगे, बैंकिंग के साथ जोड़ेंगे। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया कि कैसे संभव है, लेकिन इन्हीं बैंक के अधिकारियों ने, डिपार्टमेंट ने करके दिखाया। मात्र 2 साल में दुनिया का सबसे बड़ा अभियान, 48 करोड़ लोगों के बैंक खाते इस देश में खुले, जो पूरी दुनिया मानते हैं। और केवल बैंक खाते नहीं खुले, 28 करोड़ गरीब जरूरतमंदों को रुपए डेबिट कार्ड मिला, जो कभी सोच ही नहीं सकते थे। यूपीआई भीम जैसे डिजिटल पेमेंट्स हम लेकर आए। आज दुनिया के 41% डिजिटल पेमेंट्स किसी देश में होती तो हिंदुस्तान में होती है, जिस देश में कभी डिजिटल इंडिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता था। आंकड़े कईयों की आंखें खोल देते हैं जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में 7,448 ट्रांजैक्शंस हुई, जिनमें से कुल पैसा 13,42,000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। एक रेडी रिक्शा वाले से, रेडी फड़ी वाले से लेके एक उद्योगपति तक, सबके लिए मोबाइल से पेमेंट करना आसान हो गया है। जहां दुनिया के बड़े बड़े देशों में चेक लिखे जा रहे थे और चेक पहुंचते नहीं थे, वहां पे मोदी जी एक बटन दबाते थे और गरीबों के खाते में पैसा आता था। ये भारत ने करके दिखाया, जो बाकी नहीं कर पाए। अभी आपने कल की स्टेटमेंट पढ़ी होगी कि हम कैसे कई देशों के साथ, पहले सिंगापुर के साथ, फिर बाकी देशों के साथ, अब अरब वर्ल्ड में हम रुपए में पैसा देंगे और उनका लोकल करेंसी में लेंगे। अब ये रुपए में लेन देन कितना शुरू हो गया, जो कभी सोचता नहीं था। हमारी भारतीय करेंसी की कितनी ताकत बढ़ रही है। आहिस्ता आहिस्ता देखिए बहुत कुछ बदल रहा है हमारे आसपास। कई बार हम सोचते नहीं। आप में से मोबाइल फोन कितने लोगों के पास है? हाथ खड़ा करके बताएंगे। सभी के पास है। और इंटरनेट की सुविधा किस किस के पास है? अभी जरा 1 घंटे के लिए बंद हो जाए तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतनी आसानी से सब कुछ मिल रहा है, लगता है सब चल रहा है। मित्रों, दुनिया का सबसे सस्ता डेटा जहां पे मिलता है उसमें से एक भारत है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी डेटा कंज्यूम करता है। उसकी जिंदगी भी आधी फोन तक टिकी हुई है। एजुकेशन से लेके, व्यापार से लेके, एंटरटेनमेंट तक सब उसी पे ही है। इंफॉर्मेशन भी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये 4G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी कभी दुनिया के देशों से हम लोग लेते थे, आज आत्मनिर्भर भारत बना है। 4G 5G टेक्नोलॉजी भी भारत की अपनी है और दुनिया के केवल 5 देश ये कर दिखाए, वो उस पे हिंदुस्तान है जिसने अपनी टेक्नोलॉजी भी बनाई है। और अब दुनिया के अन्य देश भी भारत की 5G टेक्नोलॉजी को लेना चाहते हैं। मैं ये बातें आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जब कदम रखेंगे तो आज आपका एक सॉफ्टवेयर चल रहा होगा जिस पे आप काम करोगे, एक प्रक्रिया है जिस पे आप काम करने।
आज के आईटी के जमाने में व्हेन वी टॉक अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, कोडिंग एंड अदर सच एरियाज where technology has to play an important role, we need to upskill ourselves from time to time. We have to reskill, because with the passage of time there will be a lot of challenges in front of you. Technology will change, a lot of challenges will come, but that will also give you a lot of opportunities. तो ऐसा नहीं कि आप कुर्सी पे जाके बैठ के तो वहीं रहने वाले हो, आपको अपने आप को लगातार अपग्रेड करना है समय के साथ साथ। जब झा साहब ने भी ज्वाइन किया होगा तब कंप्यूटर का थोड़ा चलन होगा, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं, डिजिटल पेमेंट का तो कोई नाम ही नहीं था। तो लेजर लिखना, कागज पे सब करना, सब कुछ करना। आज फोन, आज जो इंटरनेट बैंकिंग से लेके डिजिटल पेमेंट, सबने बहुत कुछ बदल दिया है। इसलिए आप समय के साथ साथ इतिहास की किताबें भी पढ़ें और टेक्नोलॉजी पे भी भविष्य में क्या होने वाला उसको भी अवश्य जरूर साथ साथ में पढ़ें, ताकि आप अपने आप को समय के साथ साथ अपग्रेड रख सकें। हमारे देश में बहुत बड़े बड़ी महान हस्तियां हुई, स्वामी विवेकानंद से लेकर अन्य ऐसे महानुभावों ने जिन्होंने राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। आज़ादी के 75वें वर्ष में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, उनके जीवन के बारे में अवश्य पढ़ें। किन लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया देश को आजादी दिलाने के लिए। आपको बलिदान नहीं, आपको योगदान देना है भारत को सुपर पावर बनाने के लिए। और जो लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि भारत कैसे बन सकता है, मैं उनको कहना चाहता हूं, इस कोविड की महामारी में जहां दुनिया के बड़े बड़े देश हाफ गए, वहां पर भारत ने अपनी वैक्सीन 220 करोड़ वैक्सीन बनाई भी, मुफ्त में लगाई भी, और कोविन ऐप पे आपको डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया, जो सिलिकॉन वैली के अमेरिका जैसे देश भी नहीं कर पाए, वो हमारे भारत ने करके दिखाया है। ये हमारी ताकत है। आज स्टार्टअप्स देखिए, आज से 9 साल पहले भारत में 300 साढ़े 300 स्टार्टअप्स होंगी, आज 1 लाख स्टार्टअप्स हैं। वी हैव बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम and we have more than 107 unicorns today and each company value more than $1 billion. That means हर कंपनी की आज वैल्यूएशन 8,000 करोड़ से ज्यादा है, और 100 यूनिकॉर्न वाला देश आज भारत बन चुका है। ये हमारे युवाओं की ताकत है, युवाओं को मैं बधाई देना चाहता हूं। मिशन कर्मयोगी के बारे में आप में से किसी ने सुना है? अब आप सरकार के सिस्टम में आ गए तो मिशन कर्मयोगी, हमारे प्रधानमंत्री जी तो कर्मयोगी है ही, लेकिन मिशन कर्मयोगी के बारे में आपको जानना इसलिए आवश्यक है कि समय समय पर आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हो, सीख सकते हो। iGOT के माध्यम से ऑनलाइन भी आपको सब सुविधाएं मिलती हैं, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो iGOT है, आप इसका अनुभव करिए, आपको इसका बहुत आनंद आएगा कि कैसे सरकार के अंदर भी इतना प्रोफेशनलिज्म आता है और आपके कौशल को उन्नत करने के लिए एक अवसर दिया जाता है। मित्रों, यही नहीं, आज जब मैं भारत की बात करता हूं तो युवाओं की तादाद बहुत बड़ी है। दुनिया भर के लोग आज भारत को इसलिए उम्मीद भरी नजर से देखते हैं। वाई डू दे सी होप इन इंडिया? एनी रीजन फॉर दैट? हमसे आगे बहुत सारे देश हैं, भारत में उम्मीद क्यों आज दुनिया देख रही है? क्यों इटली की प्रधानमंत्री ये कह देती हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं? क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि मुझे आपका इंतजार रहेगा अमेरिका आने में, लेकिन मेरी दिक्कत ये है कि मैं आपको रात्रि भोज दे रहा हूं, तो मेरे पास टिकटें भी सब खत्म हो गई, लेकिन अभी लंबी सूची उद्योगपतियों की, फिल्म स्टार्स की, सेलिब्रिटीज की है जो आपके साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास टिकट्स नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री के लिए, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द बॉस। ये दुनिया को उम्मीद दिखती है भारत में, क्योंकि भारत आज कुछ ऐसा कर रहा है जो बाकी पहले नहीं होता था। लोग भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, और मैं आप सबसे निवेदन इसलिए करना चाहता हूं, ये जो उम्मीदें दुनिया को हमसे है, हमें इन पे खरा उतरना है, और खरा उतरने के लिए सरकारों को अच्छा करना है। अगर सरकार को अच्छा करना है तो सरकार की रीढ़ की हड्डी सरकारी कर्मचारी है।
अगर आप स्ट्रांग होंगे, इफेक्टिव होंगे, कंट्रीब्यूशन बड़ी होगी, तो सरकार की परफॉर्मेंस अपने आप ही अच्छी होगी. वी आर वन टीम. It's not that I'm on this side and you're on the other side. We are one team. We have to work together. पॉलिसी मेकिंग में हम लोग निर्णय करते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में आपका बहुत बड़ा रोल रहता है और उसको आपको निभाना है. इसलिए कई बार जब हम भारत के युवाओं की बात करते हैं, तो मुझे अभी पीछे कुछ दिन पहले मैं पता नहीं कहां से दिल्ली आया, दिल्ली से उसके बाद चंडीगढ़ आ रहा था. तो फ्लाइट में मेरे साथ जो को पैसेंजर आके बैठी हूँ, उन्होंने कहा कि सर इट्स अ फैन मूवमेंट और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ. मैं क्या हुआ क्या है? कहती सर मैं आयरलैंड के डबलिन में काम करती हूँ, आईटी सेक्टर में हूँ. 5 साल मुझे अभी हुए हैं, लेकिन मैं अपने से पहले वालों को पूछती हूँ तो पहले वाले कहते थे हिंदुस्तानियों को तो बड़ा अलग ट्रीट करते थे पहले, पर मैंने देखा जब से मोदी जी आए हैं तो हमारे इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू कैसे बढ़ गई है. आज गर्व होता है कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा है. तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये केवल प्रधानमंत्री जी का मान सम्मान नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान है. और जब हमें मान सम्मान मिलता है तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी भी आती है कि हम आगे क्या करें. और जब हमारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी देश के गरीब के, वंचित के, शोषित के, पीड़ित के प्रति है, जो गरीब है, हमारे साथी है, वो हमारे भाई बहन है, वो किसी कारणवश उनको सुविधाएं नहीं मिल पाई तो पीछे क्यों रह जाए. हमारी प्राथमिकता में सबकी, आप जितने भी वहां से जा रहे हैं, आपकी प्राथमिकता में वो गरीब जरूर होना चाहिए जिसको हमने आगे लाना है. अंत्योदय की जब हम बात करते हैं, पंक्ति के अंत में खड़े व्यक्ति को भी आगे लाना है. और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हम पिछले 9 वर्षों में कुछ उस दिशा में कर पाए. आधार इतना स्ट्रांग रखा है आज देश का कि एक बड़ी इमारत हम भारत में खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के मकान बनाकर देना, 12 करोड़ शौचालय बनाकर देना. कई बार लगता है शौचालय क्या बड़ी बात है, लेकिन उनसे पूछो जिनका आधा जीवन खुले में शौच करने के लिए सुबह 5 बजे से पहले जाना पड़ता था, शाम के 7 बजे के बाद जाना पड़ता था. पानी ढोने के लिए कई किलोमीटर जाना पड़ता था. चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लेने के लिए जंगल जाना पड़ता था. आधा जीवन उसी में बीतता था. कहने के लिए तो कहते थे जल ही जीवन है, यहां तो जीवन ही जल लाने में निकल जाता था. और ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये सब हम सबके सामने घटता है, लेकिन हम लोग कई बार देख नहीं पाते, अपने से बाहर नहीं निकलते. इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि आप जब इस दिशा में काम करें तो जरूर अपने दफ्तर से, एसी दफ्तर से बाहर निकल के ग्रामीण क्षेत्र में जरूर जाएं. इनफॉर्मली जाके बात अवश्य करें. यू शुड हैव 20-30 डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि समाज में क्या घट रहा है. अगर आप अपने ही उसी सिस्टम तक सीमित रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा. हमने आउट ऑफ द बॉक्स जाके आइडियाज पे काम किया है. मान लो वंदे भारत एक्सप्रेस आज से 3 साल पहले नहीं थी कहीं पे भी, 3-4 साल पहले, लेकिन 3 सालों में 21 वंदे भारत आज देश की सबसे तेज चलने वाली, सबसे आरामदायक ट्रेन बनी है. देश में एक भी वाटरवे नहीं था, आज 111 वाटरवेज पे काम हो रहे हैं. 2014 से पहले केवल 74 एयरपोर्ट थे, साल में एक औसतन बनता था. 9 सालों में हमने नए 74 एयरपोर्ट बनाकर दे दिए. 2014 से पहले 1362 किलोमीटर सड़कें बनती थी प्रतिवर्ष नेशनल हाईवे, आज 5985 किलोमीटर बनती हैं, जो 4.5 गुना ज्यादा है. 2014 से पहले केवल 5 शहर मेट्रो से जुड़े थे, आज 15 शहर मेट्रो से जुड़े हैं. वी हैव बिकम द 3rd लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम इन द वर्ल्ड in just a span of 9 years. ग्रामीण सड़कें केवल 3 लाख किलोमीटर थी, जो बढ़कर 7.5 लाख किलोमीटर हो गई. पक्के मकान 2014 से पहले मुश्किल से 2 करोड़ भी नहीं मिले थे, हमने 9 सालों में 3.5 करोड़ से ज्यादा दे दिए. ये केवल आंकड़े नहीं हैं, इससे कितने गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया होगा, जीवन सुखद हुआ होगा. और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब हम बात करते हैं, ईज ऑफ लिविंग भी उसके साथ आता है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने 39,266 कंप्लायंसेस को कम किया है.
इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इन द मोदी गवर्नमेंट। हर महीने हम लोग देखते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में कौन कौन सी कंप्लायंसेस के बर्डन को कम किया जा सकता है ताकि व्यापारी का जीवन थोड़ा आसान हो। देश के ऐसे कानून जो अंग्रेजों के जमाने के बने थे, आज उसकी कोई औचित्य नहीं, ऐसे 1500 से ज्यादा कानून हमने खत्म किए। तो जब आप कुर्सी पर बैठे तो आपको यह भी समझना है कि आपके सिस्टम में और सरलता कैसे आए, लोन देने में, लोन लेने में। उदाहरण, मुद्रा योजना। बैंकों ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए कि भाई मुद्रा योजना दोगे मोदी जी, बैंक डूब जाएंगे। लेकिन मोदी जी को देश के गरीब पर विश्वास था कि इसको पैसा देंगे तो ब्याज के काल चक्र से बाहर आएगा। 36% ब्याज जिसको पूरे साल का देना पड़ता है उसको 10% पे मिल जाएगा, बगैर गारंटी के, बगैर कलेक्टर के मिल जाएगा, तो गरीब अपने जीवन में कुछ कर पाएगा। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 34 करोड़ ऐसे मुद्रा लोन तो मंजूर हुए, 23 लाख करोड़ पैसा इन गरीबों को मिला। आज जो अपने पांव पर खड़े हुए, इनमें से 69% महिलाएं हैं जिन्होंने अपना कोई ना कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू किया है। और जब मैं 69% वुमेन की बात करता हूं तो अब सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात भी करना चाहूंगा, जहां पे 20 लाख रुपए तक एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिल सकता है। महिलाओं का सशक्तिकरण, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटियों का जीवन भविष्य सुरक्षित हो, उस दिशा में कदम उठाए। हमारे बैंकों के अधिकारियों ने गांव गांव जाकर वो खाते भी खुलवाए। जिस गरीब के लिए कहते थे क्यों बैंक खाता खोलते हो मोदी जी, उन्हीं 48 करोड़ गरीबों के बैंक खातों में आज 2 लाख करोड़ रुपया जमा है, जो देश की इकोनॉमी का हिस्सा बना। वो आज से पहले कभी इकोनॉमी का हिस्सा ही नहीं थे। 2 लाख करोड़ रुपया। और बैंक वाले समझते हैं 2 लाख करोड़ रुपया बैंक में होगा तो कितनी बार साल में घूम जाएगा, और जब वहां पे शुरू होने वाला होगा तब बता सकते हैं। अभी हुआ नहीं, जब यहां पे आने कोई नहीं, उनका साहब के आने पे शुरू होगा, पीएम साहब के। तो मित्रों, मुझे केवल इतना ही कहना है कि आज हमें खुशी इस बात की होनी चाहिए कि कोविड का प्रबंधन भी अच्छा हुआ, तो अर्थव्यवस्था को भी अच्छे ढंग से बचाया और बढ़ाया। जो कहते थे भारत की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था 7.2% से हमारा भारत है। इस बात की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। जो हमें कहते थे कि हम गुलाम हैं, मैं तो कहता हूं हमने गुलामी की मानसिकता को भी छोड़ने का काम किया है। और जिन्होंने हमारे ऊपर 250 साल राज किया, ऐसे इंग्लैंड को भी पछाड़कर आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यह तब हो रहा है जब सरकार अपने पैसे 10 लाख करोड़ रुपए हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे लगाया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि सरकार अपनी ओर से पैसा खर्च कर रही है। हमने बजट बढ़ा दिए। हमारा 25,363 करोड़ रुपए का बजट था 2014 में सड़कों का, आज बढ़कर 2,70,000 करोड़ हो गया। रेलवे का बजट हमने 9 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। और यही नहीं, हम सब एक के बाद दूसरा, इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 79,000 करोड़ है। आपको उन खाता धारकों तक भी जाना चाहिए जिनको इस साल पैसा मिलेगा अपना घर बनाने के लिए, उनकी जरूरत होगी और पैसों की। यू मस्ट टारगेट दोज एज वेल। और उनसे कहीं ना कहीं जो बाकी लोग जिनको उनको टेबल देना है, कुर्सी देनी है, कर्टन्स देने होंगे, उनकी बाकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। तो ऐसे ही इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है एक एक करके। दूसरा मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप लोन कम से कम फील्ड में थोड़ा जाके, जो आपके सक्सेसफुल मॉडल है उसको लेके मुद्रा लोन ज्यादा से ज्यादा लोगों को दें। आज भी लेने में दिक्कत थोड़ी बहुत आती है। बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। मैंने अपने यहां पे एक कार्यक्रम शुरू किया, हुनर से शिखर। जिनके पास कुछ नहीं था, मैंने उनको मशरूम की खेती करनी सिखाई। कुछ ही दिनों में उनका एक प्रोग्राम होने वाला है। वो ऐसी 30 महिलाओं ने 5,60,000 रुपया कमाया है एक सीजन में, छोटे से, और कोई खेत नहीं, छोटी सी सुविधा में। और जितना पैसा उन्होंने लगाया उससे 4 गुना ज्यादा पैसा उनको मिला है। क्या हम ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? मैंने लगभग 3,000 महिलाओं को ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया।
हम एक से श्रेष्ठ एक कार्यक्रम चला रहे हैं जहां पे एक एक टीचर 20-20 बच्चों को पढ़ाती है। आज वो गरीबों के बच्चों का आप सॉफ्ट स्किल्स देखिए, उनके बाकी देखिए, पेंटिंग्स लेके बाकी करना, बहुत बड़ा उनमें एक अंतर आया है। जितने युवा मेरे सामने बैठे, मेरा आपसे एक निवेदन है, मैं सांसद बन के मुझे जरूरत नहीं थी ये सब करने की, मैंने किया, मुझे आनंद आता है। मैं एक मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाता हूं, ये सब किसी संस्थाओं के थ्रू करवाते हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाए, अस्पताल योजना, सांसद मोबाइल स्वास्थ्य योजना। आज उसमें हमारे 8 लाख लोगों को मुफ्त में जांच, उपचार और दवाइयां देने का काम हमने केवल 5 साल में किया है। रोज नए गांव में जाते हैं, रोज नए लोगों की जांच करके मुफ्त में दवाइयां और उपचार करने का कार्य होता है। मैं चौथी बार सांसद बना हूं, मुझे इतनी खुशी इन सब कार्यक्रमों में मिलती है जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब किसी गरीब के बच्चे को पढ़ता देखते हैं, अच्छा करते देखते हैं, तो किसी बहन के खाते में कमाई ईमानदारी की आती है तो उसको देख के खुशी होती है। आप अपनी नौकरी तक सीमित मत रहना, कोई एक ऐसा क्षेत्र जरूर चुनना जहां पे आप बदलाव देखना चाहते हो, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप वो बदलाव का कारण भी बनोगे। क्योंकि मोदी जी ने 5 प्रण की बात कही है। पहला है विकसित भारत का निर्माण करना, दूसरा है गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना, तीसरा है गौरवशाली इतिहास पर, अपनी कला, संस्कृति, साहित्य पर, परंपराओं पर गर्व करना, चौथा एकता एकजुटता के साथ रहना, सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को जोड़ना, और पांचवा है नागरिकों को अपना कर्तव्य पालन करना। अपनी मांगे ही नहीं करनी, व्हाट इज योर राइट्स, यू शुड ऑल्सो टॉक अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अधिकारों का ही नहीं, जिम्मेदारियों की बात भी अवश्य करें। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप एक जिम्मेदार नागरिक के नाते आगे बढ़ेंगे। आजादी के 75वें साल में ये प्रण लेंगे कि अमृत काल से स्वर्णिम काल की यात्रा, यानी कि 100वां साल जब होगा, अमृत काल से स्वर्णिम काल की यात्रा में अपने देश को विकसित भारत बनाएंगे, सुपर पावर बनाएंगे। तो मित्रों, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ ज्यादा समय नहीं लेता, इतना ही कहूंगा, अगर आपको चयन किया गया है तो आपकी काबिलियत के आधार पर, आपके लिए किसी ने सिफारिश नहीं की है, आप अपने दम पर यह नौकरी पाए हो, इस बात का आपको गर्व होना चाहिए और पूरी तरह से समर्पित राष्ट्र निर्माण के लिए और भारत को सुपर पावर बनाने के लिए होना चाहिए। आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय भारत, जय हिमाचल।